इसके बारे में से सोच सकते हैं। आज की दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह से दो लोग मिलकर के पूरी दुनिया की थानेदारी कर रहे हैं, किस तरह बच्चे मारे जा रहे हैं, किस तरह अस्पताल बर्बाद किए जा रहे हैं, किस तरह पूरी की पूरी बस्तियां उजाड़ी जा रही है। एक संघीय आदमी कैसे पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट पैदा कर सकता है, ये सब हमारे आंखों के सामने घट रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसका प्रतिरोध करने के लिए कविता एक बहुत मजबूत और जरूरी हथियार है और हमें उस हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि टेक्स्ट के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें वहाँ जा करके और इनकी कविता में वो सारी चीज़ें तलाशनी, वो सारे तत्व तलाशने चाहिए जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। सिर्फ एक कविता जो इनकी दोपहर में पढ़ रहा था, देखिए प्रतिपक्ष अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। हमारे समय में हमसे हमारी पुरानी पीढ़ियों के समय में इस सृष्टि की शुरुआत में हमेशा कोई ना कोई प्रतिपक्ष में खड़ा होता है, क्योंकि जो मुख्य धारा होती है, जो मुख्य पक्ष होता है, वो कई बार शक्ति से संचालित होता है, कई बार क्रूरता से संचालित होता है, कई बार हमारी कमजोरियों का शोषण करके फलित होता है, तो उसके खिलाफ कोई खड़ा होता है। और ये कोई साधारण चीज़ नहीं है कि उसके खिलाफ अक्सर कभी ही खड़ा होता है। भले जैसा कहा गया कि कभी कह रहा है कि मुझे कोई नहीं सुनता, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को कोई होगा जो मुझे सुनेगा, ऐसा ही कभी, लेकिन कभी कहीं ना कहीं बताता है कि ये गलत हो रहा है, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, इसके विपक्ष में खड़े होंगे। तो जब ये प्रतिपक्ष में पढ़ रहा था मैं, तो मुझे समझ में आ रहा था कि कैसे कभी इतनी हिम्मत कर सकता है जो आप रघुवीर साहब का भी यहाँ जिक्र हुआ, जिसमें वो एक कविता में कहते हैं कि जब मैं चीखूंगा तो और कुछ न टूटे, कम से कम मेरे अंदर की कायरता टूटेगी। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसी तरह दूसरी कविता जो बर्नी तारा सूट है, उसका यहाँ जिक्र हुआ, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन हमारी आँख के सामने देखिए बहुत खूबसूरत चीज़ें नष्ट हो रही, प्रकृति से जुड़ी हुई। मैं नोएडा में रहता हूँ, वहाँ तो अब आप ये समझ लीजिए कि मुझे बीमार होने के लिए किसी दूसरी चीज़ की जरूरत ही नहीं, वहाँ की हवा ही काफ़ी है मुझे बीमार करने के लिए। दिल का जो ऑपरेशन हुआ उसके लिए मैं किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकता, वहाँ का जो पर्यावरण है वही पर्याप्त है। तो ये कविता उस चिंता की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है और मुझे लगता है कि हमें से जो सुधीर पाठक होकर पढ़ करके थोड़ी देर उसको सोचेंगे। मैं अधिक नहीं बोलूँगा, एक संयोग है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। मैं अभी शैलेंद्र जी का देख रहा था, तो ये 1971 में पैदा हुए और मैंने 1971 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया। संयोग है। देखिए आप में जो बहुत सारे कुछ लोग रहे हैं, बहुत सारे मैं गलत कह रहा था, वो 70 का दशक ही अद्भुत था। तब तक इलाहाबाद प्रयागराज नहीं हुआ था, इलाहाबाद था। तो आप सोचिए कि उस समय कितने बड़े बड़े लोग थे, हम लोग छात्र के तौर पर। आज मैं सोचता हूँ तो कल्पना ही नहीं कर सकते। फिराज साहब से ऐसे जाके मिलते थे जैसे कोई अपना दोस्त हो। महादेवी जी के घर तक चाहे उठाए चले जाते थे। पंत जी थे, उनको अपने हॉस्टल में बुला लेते थे। कथा साहित्य के हिंदी के जितने बड़े नाम थे, कोई ऐसा नहीं था जो इलाहाबाद ना हो। जो बाहर भी बड़े कथाकार थे, वो भी साल में एक बार इलाहाबाद जरूर आते थे। जब तक इलाहाबाद रिकॉग्नाइज न करे, किसी को रिकॉग्निशन नहीं मिलती। तो अभी भी देखिए, परसों साहित्य अकादमी को ममता जी को मिला, वो इलाहाबाद के संस्करणों पर ही मिला। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो धीरे धीरे शहर से, जिसे मैं तो बड़े कष्ट के साथ कह रहा हूँ, धीरे धीरे सूख रही है। बहरहाल इस तरह की गोष्ठियाँ एक आशा पैदा करें, एक विश्वास पैदा करती हैं कि अभी भी हम इसको बचाए रख सकते हैं। मैं शैलेंद्र जी को